कांटों पर चलने वाले ही अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। कांटों पर चलने वाले ही अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आइए फिर से पढ़ते हैं इस क्लास में एक नया टॉपिक। पिछला टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है आज, जिसकी बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर नया टॉपिक शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं आज बिल्कुल फ्रेश और नया टॉपिक। और ये टॉपिक है हमारा बच्चों टेंस। क्या है? टेंस से शुरू करते हैं आज से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और मेरी सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझसे एक प्रॉमिस करें, एक वादा करें कि आप इस क्लास को पूरी एंड तक देखोगे। और मैं भी आपसे एक वादा करता हूं कि मैं आपको इस क्लास में कंप्लीट टेंस का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा इस क्लास में। ये मेरा आपसे वादा है। और दोबारा आपको टेंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंस के क्वेश्चंस को करने में। या अगर आप सेंटेंस भी बनाते हो ना, स्पोकन इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हो, वहां भी आपको ये सारी क्लास बहुत मदद करेगी। आप सबको कसम है अपनी मां की और मेरी भी, कोई भी इस क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, कंप्लीट देखेगा। मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस। ये हमारा टॉपिक है आज का। टुडेज टॉपिक इज टाइम एंड टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस एक टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके बहुत सारे जो अदर टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपको वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अगर ये टेंस टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, आपको वॉइस में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके जब आप उनको पढ़ोगे। आपको बच्चों नरेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन ये तीन टॉपिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों में ये जो टॉपिक है हमारा टेंस, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका ना। इसके अलावा बच्चों मॉडल्स, आपको मॉडल्स भी इससे बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक टॉपिक और है क्वेश्चन टैग। इवन क्वेश्चन टैग में भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है ना। ऐसे बहुत सारे ये कुछ टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें आपको अगर आपने ये टेंस अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से, तो आपको इन टॉपिक्स में ये टॉपिक भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना। टाइम एंड टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आपने ट्रेडिशनली ये पढ़ा होगा कि सिर्फ इस टॉपिक का नाम टेंस ही पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा? टेंस। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से इस टॉपिक का नाम, जो कंप्लीट नाम है ना बच्चों, जो इसका ओरिजिनल नेम है, वो है टाइम एंड टेंस, यानी समय और टेंस। तो इस चीज को मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा बच्चों। ये टॉपिक हम बिल्कुल जीरो लेवल से, कहां से? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। कहां से? जीरो लेवल से शुरू करेंगे इस टॉपिक को हम। और इस टॉपिक को मैं हाई लेवल तक आपके लिए लेके जाऊंगा। और सारे, इवन यहां तक कि आपकी बोलचाल की लैंग्वेज, यानी जो स्पोकन इंग्लिश होती है वो, और आपकी एग्जाम में जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी ये बहुत टॉपिक काम आने वाला है। सेंटेंस का मीनिंग और सेंस समझने में भी ये टॉपिक आपकी बहुत ज्यादा क्या करेगा? मदद करेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को ना। इसमें सबसे पहले टाइम एंड टेंस को हम समझते हैं बच्चों की व्हाट इज टाइम। और इसमें सबसे पहले मैं आपको टाइम समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज टाइम। टाइम क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। 3 प्रकार के समय होते हैं। वर्तमान, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं, इसमें हम इसको कहते हैं प्रेजेंट टाइम।
और जो बीत गया है, जो बीत गया है, जैसे अभी मैंने कुछ शब्द बोले, आते ही एक शायरी बोली आपके आगे मोटिवेशनल, तो वो बीत गया समय, वो निकल चुका है, और जो भी मैं अभी बोलता जा रहा हूं वो भी निकलता जा रहा है। यानी प्रेजेंट से ही क्या बनता है, प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों, प्रेजेंट से ही पास्ट बनाया जाता है, बनता है। ठीक है, तो प्रेजेंट, सबसे पहले हमारे पास टाइम कौन सा हुआ प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले टाइम हुआ प्रेजेंट। कौन सा टाइम, प्रेजेंट का, वर्तमान का, जिसमें जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, तो ये वक्त क्या है, ये प्रेजेंट है। और जब आपकी क्लास शुरू हुई थी ये वाली, वो वक्त बीत गया है, तो वो क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो यहां से अब टाइम शुरू होता है कौन सा, पास्ट का, तो यहां पर बन गया पास्ट, ये हो गया टाइम हमारा पास्ट, एंड दिस इज कॉल्ड, ये कहलाएगा हमारा क्या, प्रेजेंट, जिस समय अब है ना। अब इसके अलावा एक और टाइम होता है, और वो होता है क्या, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम जो अभी आने वाला है, जैसे अभी इस क्लास में अभी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर, तो वो समय अभी आया नहीं है, तो जो वो समय जो अभी आया नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फ्यूचर टेंस। क्या कहेंगे उसको कहेंगे फ्यूचर टाइम। क्या बोलेंगे उसको प्यारे बच्चों, फ्यूचर बोलेंगे उसे हम। चलिए, ये हो गया हमारा क्या, फ्यूचर हो गया, क्या हो गया, ये फ्यूचर, और ये हो गया हमारा पास्ट, एंड दिस इज प्रेजेंट। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम समझ में आ गया सभी को, सब कुछ क्लियर हो गया ना। प्रेजेंट क्या है, पास्ट बीता हुआ, और जो फ्यूचर अभी आने वाला है। चलिए अब टेंस की बात करते हैं। टाइम कितने प्रकार के हो गए, टाइम हो गया 3 प्रकार का बच्चों। कितने प्रकार का टाइम हो गया, 3 टाइप्स ऑफ टाइम हो गया। नाउ अंडरस्टैंड द टेंस। अब जरा हम टेंस को भी समझ लेते हैं बच्चों। टेंस कितने प्रकार का होता है, ये बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि टेंस के प्रकार कितने हैं। क्या हम हिंदी में जो कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, क्या ये तीनों टेंस कहलाएंगे। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा दूं कि जो टेंस होता है वो केवल कितने टाइप का होता है, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के टेंस होते हैं, केवल 2 ही टेंस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्यारे बच्चों प्रेजेंट होता है। कौन सा, प्रेजेंट होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पास्ट होता है। 2 ही टेंस होते हैं, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या फ्यूचर टेंस नहीं होता। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को, आज जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, आज इसको दूर करते हैं, समझते हैं कि क्या फ्यूचर। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर को टेंस नहीं मानते। बात समझ में आ गई क्या, फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता है। इसका रीजन क्या है, ऐसा समझाइए कि फ्यूचर हमने बहुत बार सुना है, या हम पहली बार सुन रहे हैं आपके मुंह से ही कि फ्यूचर को टेंस नहीं मानते। चलिए समझाता हूं। आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे अभी देख पा रहे हो ना, कैन यू सी मी, आप मुझे देख सकते हैं ना, वेरी गुड। क्या आप इस बोर्ड को भी देख सकते हैं, वेरी गुड। मैं जो बोल रहा हूं क्या आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। मैं जो भी आपको समझा रहा हूं आप उसे समझ पा रहे हो, आप उसे देख पा रहे हो। ऐसा कोई भी एक्शन, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी एक्शन का मतलब काम, ऐसा कोई भी एक्शन जिसे आप देख सको, महसूस कर सको, आप प्रत्यक्ष रूप से उसको आप महसूस कर सको, उसको एक्सपीरियंस कर सको, उस एक्शन को, तो वो टेंस कहलाता है। जैसे प्रेजेंट में, वर्तमान में आप कुछ भी करिए, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप इस समय देख रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि एक्शन हो रहा है। और पास्ट में भी आपने अगर कोई एक्शन किया है तो वो भी आपको पता है कि हां आपने एक्शन किया है। कोई भी ऐसा एक्शन जिसे आप देख और महसूस कर सकें, वो टेंस होगा। आप प्रेजेंट और बीता हुआ जो काल है, समय, पास्ट, दोनों के एक्शंस को आपने महसूस किया है, समझा है, देखा है आपने। आप मुझे अभी देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है, और आप मुझे पहले भी देखते हुए आ रहे हैं, वो भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या आप मुझे कल देख पाएंगे? क्या इसकी गारंटी है कि कल मैं यहां, आप मुझे फिर से यहां देख पाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं। आप केवल क्या कर सकते हैं, आप केवल गेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गेस। और गेस का मतलब अनुमान लगाना।
क्या होता है? अनुमान। फ्यूचर का केवल अनुमान लगाया जाता है। फ्यूचर में होने वाले एक्शंस का ओनली क्या लगाया जाता है? अनुमान। आप ना तो उसे देख सकते ना उसे महसूस कर सकते, केवल आप क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट, इसके जो एक्शंस होते हैं आप उनको अनुभव करते हैं, आप उनको देखते हैं, आप अपनी आंखों से देखते हैं, आप उनको सोच सकते हो। लेकिन फ्यूचर को आप ना तो देख सकते, ना ही फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को आप अनुभव कर सकते हो, और ना ही फ्यूचर में जाके कोई एक्शन कर सकते हो। इसलिए केवल क्या कर सकते हैं? ओनली गेस कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर को कभी टेंस नहीं माना जाता है। तो बेसिकली टेंस कितने प्रकार के हुए? केवल 2 प्रकार के। और टाइम कितने प्रकार का हुआ? 3 टाइप्स का। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। क्या बच्चों? ये हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 1। ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा जिससे आपका सारा टेंस क्लियर हो जाएगा। आपको कभी दोबारा टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और इतना सीख जाओगे टेंस में, खुद तो सीखोगे, एग्जाम भी क्लियर करोगे और दूसरों को भी सिखाओगे। अपने भाई बहनों को भी सिखा सकते हो आप। इतना सिखा दूंगा कि अपने भाई बहनों को सिखाओगे, अपने दोस्तों को सिखा दोगे, इवन यहां तक कि अपने पेरेंट्स को भी आप सिखा सकते हो कि हां टेंस ये होते हैं। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है कि टाइम कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, बिल्कुल जीरो बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज दिमाग में घुस जाए ना। टेंस, टाइम कितना प्रकार का? 3 टाइप का। और टेंस कितना प्रकार का? केवल 2 प्रकार का। फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता, उसको हम केवल गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा। क्या है कॉन्सेप्ट सेकंड? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट सेकंड? लेट्स अंडरस्टैंड इट ना बच्चों। टाइम आपने पढ़ लिया, टाइम अंडरस्टैंड कर लिया आपने कि टाइम 3 प्रकार का। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? सेकंड कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे एक्शन को। किसको पढ़ेंगे? एक्शन। आपको इतना तो मालूम है ना कि हर वक्त कुछ ना कुछ एक्शन होता रहता है। जैसे इस वक्त क्या एक्शन हो रहा है? आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन होता है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं जाता जिसमें एक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? हर टाइम में, चाहे वो प्रेजेंट का टाइम हो, चाहे वो बीता हुआ समय हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ एक्शन हमने किया है। वर्तमान में भी कर रहे हैं और पिछले समय बीते हुए में भी कर रहे हैं। तो एक्शन को समझते हैं। एक्शन कितने प्रकार का होता है? फिर टाइम तो 3 प्रकार का हो गया, लेकिन एक्शन कितने प्रकार का? चलिए समझिए बच्चों। एक्शन होता है, लेट्स अंडरस्टैंड, एक्शन होता है बच्चों कितने टाइप में? 1, 2, 3 एंड 4। 4 टाइप्स का एक्शन होता है। कितने प्रकार का एक्शन? कितने प्रकार का? 4 टाइप का। और टाइम कितने प्रकार का? 3 टाइप्स का। अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बच्चों। मेरी एक बहुत गंदी आदत, मैं आराम से पढ़ाता हूं, धीरे धीरे। आप उसको अच्छी आदत बोल लो या गंदी आदत बोल लो, कैसे भी कह लीजिए, पर मैं टॉपिक को जीरो लेवल से और बहुत आराम से पढ़ाता हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। जल्दबाजी में चीजों को जल्दी से पढ़ने में मजा नहीं है वो। चलिए अब एक्शन को समझते हैं। चलिए सब बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखो कि जो एक्शन है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक्शन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः केवल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप एक टीवी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? यू आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये एंटीना है टीवी का और आप क्या देख रहे हैं? टीवी। टीवी पे कोई फिल्म चल रही है। क्या चल रही है? कोई फिल्म है। आपके सामने एक टीवी है और आप उसे देख रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई क्या कर रहा है राम? आप सपोज कीजिए आप राम हैं, मैं भाई राम क्या कर रहा है? तो किसी बार टीवी देख रहा है। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। यानी ऐसा एक्शन, यानी टीवी देखने का काम कर रहा है राम, चल रहा है। क्या इससे हमें यह पता चला कि वो काम कब शुरू हुआ? नहीं पता चला। क्या इससे हमें यह पता चला कि वो काम कब खत्म हुआ? नहीं। हमें केवल इतना पता है कि राम टीवी देख रहा है। क्या कर रहा है? राम टीवी देख रहा है। यानी एक एक्शन जो है वो चल रहा है अभी वर्तमान में। ठीक है, चल रहा है। तो यानी कंटिन्यूअस एक्शन है।
कंटिन्यू, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये एक कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, मैं लगातार बोल रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। तो एक्शन में सबसे पहला टाइप मैं जो आपको अभी पढ़ा रहा हूं वो है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कौन सा एक्शन? कॉन्टिन्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को कि एक्शन केवल दो ही प्रकार के होते हैं बस। या पहला एक्शन ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप कोई काम कर रहे होते हो। अब आते हैं दूसरे एक्शन पे। आप जो फिल्म देख रहे थे, यू आर वॉचिंग अ फिल्म, आप एक फिल्म देख रहे थे तो कंटिन्यूअस एक्शन कर रहे। अब वो फिल्म खत्म हो गई है, क्या हो गई? खत्म। और आपने टीवी देखना बंद कर दिया। टीवी देखना क्या कर दिया? बंद। तो आपको जो देखने का काम था, फिल्म पिक्चर देखने का काम था, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। यानी वो कंप्लीट एक्शन हो गया। एक काम चल रहा था, फिर कुछ देर बाद वो क्या हो गया? कंप्लीट, पूरा हो गया। तो जो एक्शन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको कहते हैं परफेक्ट एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? परफेक्ट एक्शन। ध्यान रखिएगा, दो ही काम होते हैं बस, या तो काम चल रहा होता है या वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं भी आपको इस समय पढ़ा रहा हूं, याद है मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं और थोड़ी देर बाद ये क्लास क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। यानी मैं ये टेंस का चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। जब ये क्लास फिनिश हो जाएगी तो टेंस क्या हो जाएगा वहां पर? ये क्लास हमारी कंप्लीट यानी परफेक्ट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी ये वाली क्लास हमारी। क्लियर? समझ में आ गया? दो ही टाइप के एक्शन होते हैं। कितने टाइप के? केवल दो। चलिए अब सपोज कीजिए कि आप फिल्म देख रहे हैं। वही सिचुएशन फिर से लेते हैं। आप एक फिल्म देख रहे हो और फिल्म देखते हुए आपको हो गया आधा घंटा या 1 घंटा, मान लेते हैं कि आपको 1 घंटा हो गया फिल्म देखने के लिए, देखते हुए। और फिल्म है थोड़ी बड़ी, जैसे बाहुबली मान लेते हैं, शोले मान लेते हैं, आप कोई सी फिल्म देख रहे हैं। 1 घंटा आपको मूवी देखते हुए हो गया है और उस वक्त मैंने आपसे पूछा या किसी और से पूछा कि भाई राम क्या कर रहा है, तो क्या जवाब आएगा? वो बोलेगा राम पिछले 1 घंटे से मूवी देख रहा है। समझिएगा मेरी बात कि राम पिछले 1 घंटे से मूवी देख रहा है। तो 1 घंटा हो गया, यानी आपने मूवी का कुछ हिस्सा तो देखा है ना, कुछ हिस्सा तो कंप्लीट कर लिया आपने। मे बी सपोज कीजिए मूवी है 3 घंटे की, तो आपने 33% कितना देख लिया? 33.33% आप देख चुके हैं मूवी का। कितना परसेंट देख चुके हैं? 33.33%। अब 66 पॉइंट और भी बचा हुआ है ना। यहां पर इतना परसेंट आप देख चुके हैं, यानी कुछ हिस्सा आप मूवी का देख चुके, कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें सिचुएशन बनी परफेक्ट। लेकिन अभी आपने अभी मूवी देखना बंद नहीं किया, अभी आप देख रहे हो, यानी एक्शन कंटिन्यूअस भी है। एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कुछ हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया और अभी भी आप वो एक्शन कर रहे हैं, तो ये चौथा बन जाता है क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया आप सभी को? क्लियर हुआ? समझिएगा मेरी बात कि एक्शन केवल दो ही टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2। या तो चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है, या तो चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आई आपको बच्चे? समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये जो फोर्थ एक्शन है, 4 टाइप एक्शन, ये इन दोनों से बना है। परफेक्ट क्या कहता है? एक्शन कंप्लीट। और कंटिन्यूअस क्या कहता है? एक्शन चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है एक्शन। इट मींस अगर कुछ एक्शन कंप्लीट हो जाए और कुछ एक्शन और चलता भी रहे, कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाए और बाकी के पार्ट में एक्शन चलता रहे। जैसे 1 घंटे की मूवी हमने देख ली, अभी 2 घंटे की मूवी अभी देख रहे हैं, तो वहां पे क्या बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि वो 1 घंटे से मूवी देख रहा है, तो 1 घंटे की मूवी कंप्लीट हो चुकी है, अभी 2 घंटे की और बच रही। मे बी अभी 2 घंटे की नहीं, अभी आधा घंटा और देखूं मैं, लेकिन अभी बंद नहीं किया, चल रहा है। तो अगर कोई एक्शन हम ये कह दें कि इतना तो कंप्लीट हो गया, इतना तो 10%, 20%, 30% जितना भी कंप्लीट हो गया, और ये बोले अभी और भी बाकी है, अभी और भी चल रहा है, तो वो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है वो? समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं इस पर। नंबर 1 ना, मैंने बोला आपसे, देखिए मैंने बोला कि मुझे
चॉकलेट पसंद है या मुझे एप्पल्स पसंद है ना, मुझे बताओ क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है इसके अंदर? मुझे पसंद है लेकिन मैं कोई खा नहीं रहा, मैंने बोला सिर्फ मुझे पसंद है, एक्शन नहीं हो रहा है इसके अंदर। चलिए मुझे बताओ क्या इसमें मुझे एप्पल पसंद है, क्या इसमें एक्शन कंप्लीट हो गया? क्या मुझे अब पसंद नहीं है? नहीं, अभी पसंद है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें परफेक्ट वाला भी सेंस नहीं है। क्या इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंस है कि कुछ कंप्लीट हो गया कुछ बाकी है? नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगे कंटिन्यूअस वाला रेगुलर चलने वाला, और ना ही परफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगे कंप्लीट होने वाला कॉन्सेप्ट, और ना ही लगे उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये दोनों ही नहीं लग रहे तो ये चौथा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही तो फोर्थ बना है। तो यहां पर फिर वो जो कॉन्सेप्ट मैंने अब बताया, मुझे एप्पल्स पसंद हैं, वो किस में आएगा? वो इसमें आएगा। किस में आएगा बच्चों? इसमें। और इसको क्या बोलेंगे हम? इनडेफिनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? इनडेफिनिट कहेंगे इसे हम बोलेंगे इनडेफिनिट। बच्चों ध्यान रखिएगा, दिस इज विल कॉल्ड इनडेफिनिट। क्लियर है सबको? ध्यान रखिए हमेशा एक बार, दो ही एक्शन होते हैं। एक्शन कितने प्रकार के? दो। या तो चल रहा होता है या कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे आप मेरी इस समय क्लास देख रहे हैं और कुछ समय बाद ये एक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर कुछ और काम शुरू करोगे आप, फिर उसको कंटिन्यूअसली करोगे, फिर उसको भी कंप्लीट करोगे। दो ही टाइप के एक्शन होते हैं, या तो कंटिन्यूअस या फिर होता है परफेक्ट। और चौथा जो बनता है इन दोनों से ही बनता है। और इसमें ये जो तीनों कॉन्सेप्ट जहां नहीं लगते हैं वहां पे क्या आता है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अभी मैं इसको और भी अच्छे से समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको आगे चीजें और भी अच्छे से क्या कर सकूं? एक्सप्लेन कर सकूं। अब इनको मैं अभी और भी इनको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो जरा, यहां पर समझिएगा मेरी बात को, कि मैंने जो अभी आपको ये 4 टेंस पढ़ाए हैं, 4 एक्शन पढ़ाए हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस। इसमें जो कंटिन्यूअस एक्शन है, इसमें बताते कि कोई काम इन प्रोग्रेस है, मतलब प्रगति में है। कहां पर? इन प्रोग्रेस, प्रगति कर रहा है कोई काम। यहां पे परफेक्ट क्या बताता है? ये कहता है कि कोई काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। कोई काम क्या हो गया? कंप्लीट। और यहां क्या कहता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है? यह कहता है कि पार्शियल कंप्लीट हुआ है। पार्शियल का मतलब समझाता हूं। पार्शियल का मतलब हो गया कि थोड़ा बहुत। पार्शियल का मतलब थोड़ा बहुत ही कंप्लीट हुआ है, प्लस में एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस भी है। यानी अगर थोड़ा बहुत ही कंप्लीट हुआ और साथ में एक्शन चल भी रहा है, यानी कुछ एक्शन तो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया और कुछ चल रहा है, वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो समझिएगा मेरी बात, कंटिन्यूअस एक्शन कब होता है? जब कार्य प्रगति पर है, इन प्रोग्रेस है। और परफेक्ट जब कार्य कंप्लीट हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्शियल कंप्लीट है, थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, अभी कुछ बाकी भी है। समझ में आ रहा है? लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी। अब ये तो सिर्फ क्या है बच्चों? ये तो सिर्फ झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। प्यारे बच्चों, अभी और भी इसमें पढ़ाने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्लास देखते रहो बस। आज सारे कॉन्सेप्ट टेंस के आपके क्लियर हो जाएंगे। इनडेफिनिट टेंस का क्या? देखिए बच्चों, इनडेफिनिट टेंस को हमेशा ध्यान रखना, इसमें हम क्या बताते हैं? फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब तथ्य बताते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम पंकज शर्मा है, यह एक फैक्ट है। भारत 1947 में आजाद हुआ था, यह भी एक फैक्ट है। और पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनती है? भाप बनती है और वो उबलता है, ये एक फैक्ट है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये भी एक फैक्ट है। हमारे हाथ में पांच उंगलियां होती हैं एक हाथ में, तो ये भी एक फैक्ट है। तो जो फैक्ट होता है वहां वो किस में आएगा? इनडेफिनिट एक्शन के अंदर आएगा। इसके अलावा परमानेंट एक्शन, कोई भी ऐसा परमानेंट एक्शन है जो हमेशा एक जैसा रहता है, उससे जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, तो ये एक परमानेंट एक्शन हुआ। और या फिर कोई फिक्स्ड एक्शन हुआ। फिक्स्ड, कोई भी चीज फिक्स्ड है, जैसे मेरे घर का मेरा जो मकान है
उस मकान का जो मुख है, फेस है, वो दक्षिण की ओर है, तो क्या है, फिक्स हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज जो फिक्स है या परमानेंट है या फिर वो फैक्ट्स है, वो किस में आएगा, इंडेफिनेट में। अगर कोई कंटिन्यूअस एक्शन है, कोई कार्य प्रगति पर है, कंटिन्यूअस में, कंप्लीट हो चुका है परफेक्ट में, और कुछ कंप्लीट हुआ अभी और भी चल रहा है, तो वो आता है किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कौन सा, नंबर 1 और नंबर 2। टाइम कितने प्रकार के, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। टाइम 3 प्रकार के और टेंस कितने प्रकार के, 2 ही प्रकार के टेंस होते हैं। चलिए अब इसमें आगे पढ़ते हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, उसमें पढ़ाऊंगा कि जो टाइम है, समझिएगा मेरी बात, जो टाइम है और जो एक्शन है, इनको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, एक एक स्टेप ले रहे हैं, ताकि ये टेंस हम आपके दिमाग में हमेशा घुस जाए। आप तो सीखो ही, दूसरों को भी सिखाओ। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आगे चीजों को समझें और देखें, मैं ये चाहता हूं कि हम सबसे पहले ना चार्ट को समझ लें। टेंस का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों को ना इसमें कमजोरी रहती है कि यार टेंस का चार्ट समझ में नहीं आता, या कौन सी वर्ब होती है ये हमें पता नहीं होती। एक जगह आपके पास एक वर्ब हो जाएंगी, तो जब भी आपको किसी टेंस की वर्ब चेक करनी हो तो आप ये टेंस चेक कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपको टेंस का चार्ट लिखवा देता हूं सबसे पहले, फिर बाकी की चीजें आगे और पढ़ेंगे। आज की क्लास मैं बता दूं आपको, आज की क्लास अगर आपने पूरी अटेंड की ना, तो जो टेंस का कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में बैठा दूंगा, रटवा दूंगा अच्छे से। देखो जरा, देखो टेंस चार्ट को मैं चाहता हूं पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको ना आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं ये समझाऊंगा आपको। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर इसको समझते हैं। देखो यहां पर मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि टाइम होते हैं 3 हमारे पास, 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और 3 और 4 हमारे पास क्या होते हैं, एक्शन, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो तीनों टेंस हैं, इनमें तीनों टाइम में ये 4 एक्शन आते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे 3 टाइम और चाहिए। टोटल कितने हो गए, 12 होते हैं। अब इनमें होता क्या, वर्ब देखो क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और मेन वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या ईएस लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले मैं प्रेजेंट का समझा दूं। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और साथ में मेन वर्ब क्या होती है, आईएनजी। अच्छा, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो है वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगा दी जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो होती है डिड, और साथ में मेन वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब एक अलग से लिखी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका ध्यान रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को समझो। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल इसी टेंस में आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और किसी टेंस में इसका यूज होता ही नहीं है। और दूसरी बात, इससे पहले कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ध्यान रखना। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले नो हेल्पिंग वर्ब, कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और ये जो डिड है, इसके साथ ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे आप। क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब और साथ में आईएनजी वाली वर्ब। परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन और आईएनजी वाली वर्ब लगा दी जाती है। समझ रहे हो ना, लिखते जाओ, नोट बनाते जाओ, और नोटबुक पेंसिल निकाल लो, लिखते रहो इनको। अच्छे अच्छे सुंदर नोट्स बनाने इस बार ना। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें शैल और विल होता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होता है, शैल विल साथ में बी। इसका ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। शैल और विल के साथ क्या लगाना, बी, और साथ में क्या लिखनी है, आईएनजी वाली वर्ब लिखनी है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे, इसमें शैल और विल और साथ में हैव लगाते हैं, और साथ में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस,
इसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन और मेन वर्ब क्या आती है? आईएनजी। ये पूरा टेंस का एक चार्ट है, ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। मैंने आपको इसलिए लिखवाया है ताकि हमेशा आपके साथ रहे। और इसमें कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो क्या है, देखो कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस की एक पहचान है, खास बात यह है कि कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब को नोटिस कीजिए आप कि जो मेन वर्ब है ना वो क्या आ रही है? वो केवल आईएनजी वाली वर्ब है। क्या है? केवल आईएनजी वाली वर्ब का यूज करते हैं। अब जरा परफेक्ट टेंस, कि परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट का हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, मेन वर्ब को नोटिस कीजिए आप। मेन वर्ब कौन सी आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कोई सा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो हमेशा आईएनजी वाली वर्ब आएगी, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब इसको नोटिस कीजिए, ये भी तो कंटिन्यूअस है। क्या है ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसमें भी क्या है? आईएनजी वाली वर्ब है। देखिए क्या है? आईएनजी वाली वर्ब है। और एक चीज और मैं आपको, देखो दो टेंस ऐसे हैं, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में आईएनजी वाली वर्ब आती है। क्या आती है? आईएनजी वाली वर्ब आती है। देखिए जरा बात समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है हमें, ताकि जब एग्जाम में पहुंचे बिंदास एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हम। चलिए, और यहां पे थर्ड फॉर्म, यानी 1 2 3 और 3 नो टेंस ऐसे हैं जिनमें दो ही मेन वर्ब आ रही हैं, दो ही फॉर्म्स आ रही हैं वर्ब की, या तो आईएनजी वाली वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। चलिए अब होती कितनी है? एक फर्स्ट भी होती है और एक सेकंड भी होती है। वो कहां आती है? फर्स्ट और सेकंड केवल क्या आती है? यहां पर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स कहां आती हैं? इनडेफिनिट टेंस में आती है। कहां पर? फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ओनली कहां पर? इनडेफिनिट टेंस में। और इन तीनों में, इन 9 में, ये जो 9 टेंस हैं इनमें सभी में यहां पर या तो आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म और या आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नोटिस कीजिएगा। और एक बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। ठीक है, अब देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तीनों इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के साथ आती है और शैल विल के साथ आती है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के अंदर। इन बातों का ध्यान रखें। इस तरह से चार्ट को एक बार समझ ले अच्छे से और फिर उसके बाद में सोचें ना। एक लास्ट चीज और समझाना चाहता हूं आपको। देखिए लास्ट चीज क्या है कि आपने देखे इन 9 टेंस को पढ़ो। ये जो 9 टेंस हैं और ये जो 10वां ये वाला है, इनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हमेशा। देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहां पे हेल्पिंग वर्ब, यहां भी हेल्पिंग वर्ब, यहां भी देखिए, यहां भी और यहां भी। अच्छा, ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। मेन वर्ब अकेली भी आ सकती है यहां पर, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी। ये 2 टेंस ऐसे हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इसको मैं जब एक एक टेंस हम पढ़ेंगे ना आगे, एक एक टेंस को जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो जल्दी से आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ेंगे। फटाफट देखिए, लिखिए इसको। चलिए शुरू करते हैं अब थर्ड नंबर 3 कॉन्सेप्ट। नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? देखो इसमें है कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको अब इसमें टाइम और एक्शन को परखना बताऊंगा। टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है, इस बात को अच्छे से समझ लें। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर। मैंने लिखा राम और फिर लिखा प्लेइंग, राम प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट प्ले कर रहा है, मतलब खेल रहा है। नाउ टेल मी, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? सारे बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, प्यारे बच्चे, आप बताइए कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? राम प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा मुझे ये चीज बताओ कि यहां पर आपको प्लेइंग देखकर आपको क्या पता चलता है? प्लेइंग देखने से आपको किस चीज का एहसास होता है? क्या आपको यह एहसास होता है कि एक्शन कंटिन्यूअस है, एक्शन चल रहा है? प्लेइंग, जब भी किसी वर्ब में
जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो मतलब एक्शन चल रहा है। बात समझ में आई? एक्शन चल रहा है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है, एक्शन तो पता चल गया, 4 प्रकार के हुए, कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस वाला। लेकिन क्या आपको टाइम पता है? क्या आपको एक्शन तो हमें पता चल चुका है कि एक्शन कौन सा है, लेकिन क्या आप यह जानते हो कि यहां पर टाइम कौन सा है? कौन सा टाइम है बताइए? वर्तमान की बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर? कौन सा टाइम है इधर? चलिए बच्चों, यहां पर कुछ चीज आएगा, और क्या आएगा समझा देता हूं बच्चों। प्लेइंग जो है ना, ये मेन वर्ब है, और यहां पर क्या आने वाला है? यहां पर आने वाला है हेल्पिंग वर्ब। क्या आने वाला है यहां पर? सभी बच्चों समझ में आ गया? आप सब जानते हो ना कि यहां पर क्या आएगा? एक सहायक क्रिया, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी इधर, और ये थी मेन वर्ब ना बच्चों। ये हमारा एक्शन था। क्या है? प्ले, खेलना एक्शन है। कंटिन्यूअस पता चल गया, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि वो किस टाइम का है, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। तो मुझे यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। चलिए मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाता हूं, और मैंने लगाया यहां पर हेल्पिंग वर्ब, क्या? इज लगा दिया। क्या लगा दिया यहां पर? इज। तो अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये कौन से टाइम का हुआ? इज कौन से टाइम को शो करता है? इज शो करता है कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। कौन सा? प्रेजेंट। तो यहां पर ये प्रेजेंट का टाइम है, और जो एक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस। आप समझे कि जो एक्शन है वो क्या है? प्लेइंग है। क्या है वो? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। और जो टाइम है वो क्या है? वो है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ सबको कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टाइम होता है। देखिए, जब तक मैंने यहां पर इज नहीं था तो पता ही नहीं था कि कौन सा टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट या पास्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इज लगाया, आपको टाइम का क्लियर हो गया सबको। और एक्शन हमें मालूम था कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बात समझ में आई आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट शोज टाइम, वो टाइम दर्शाता है, और जो मेन वर्ब है वो क्या शो करता है? एक्शन। बात समझ में आ गया? नाउ अब इन दोनों से मिलकर क्या बना, चीजों को समझते चलो। देखो बच्चे, हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब है और मेन वर्ब भी एक वर्ब है, दोनों ही एक वर्ब हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। आप समझे? देखो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया कि जो टाइम है और जो एक्शन है दोनों से मिलकर क्या बनता है? वर्ब। यानी वर्ब क्या है? टाइम और एक्शन ही तो है। वर्ब क्या है? वर्ब एक टाइम और एक्शन ही तो है। ध्यान रखिए, टाइम एक मतलब वर्ब एक टाइम और एक्शन ही तो है। ध्यान समझिएगा। अब मुझे बताओ कि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, कौन सा टेंस हुआ? ये विच टेंस? कौन सा टेंस हुआ? हो सकता है आपको पता हो कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका मतलब ये क्या समझे आप कि ये जो वर्ब है मेरे पास, ये जो मेरे पास वर्ब है, ये क्या है एक्चुअली में? यही तो टेंस है। यही क्या है? यही तो टेंस है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टाइम और एक्शन से मिलकर क्या बना? वर्ब। यानी ये दोनों वर्ब, ये पूरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हमें क्या बता रहा है? टेंस। तो मतलब वर्ब क्या है? टेंस है। समझ में आ गया? अरे वर्ब ही तो टेंस है। वर्ब ही क्या है? वर्ब ही टेंस है। बात समझिएगा, लिख लेना इसको। आज से पहले शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि अलग तरीके से ता है, ती है, ते है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे, उन चक्रों में नहीं पढ़ना है। हमें टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती हैं वो दोनों क्या होती हैं? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा? टाइम। और मेन वर्ब क्या बताएगा? एक्शन बताएगा। जैसे देखिए, इस समय एक टाइम है और मैं कुछ एक्शन कर रहा हूं। आई एम टीचिंग। क्या कर रहा हूं मैं? आई एम टीचिंग। तो इस टीचिंग से मुझे क्या पता चला? टीचिंग से पता चला कि मैं एक एक्शन को कंटिन्यूअसली कर रहा हूं। और एम से पता चला कि कब?
प्रेजेंट में। कब? प्रेजेंट में। तो क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना। क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना। टाइम 3 होते हैं बच्चों। कितने टाइप के टाइम हुए? टाइम हुए 3 और एक्शन कितने हुए? एक्शन हुए 4। बात समझ में आ गई? और प्रत्येक टाइम को उस एक्शन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे 4 एक्शन, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों टाइम को उसके अंदर जोड़ा जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टाइम 3, एक्शन 4, और एक्शन और टाइम दोनों मिलकर क्या बना? वर्ब बना। ये पूरी वर्ब है और वर्ब ही तो टेंस है। हम टेंस में क्या पढ़ेंगे? वर्ब। तो ये जो वर्ब है यही तो ये जो टेंस है यही तो वर्ब है। बात समझ में आ गई आपको? टेंस क्या है? वर्ब ही है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 को भी पढ़ना अब शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि टाइम ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और एक्शन क्या है? वो मेन वर्ब है। क्लियर सबको? और टाइम और एक्शन दोनों से मिलकर क्या बना? वर्ब बना। टाइम और एक्शन दोनों से मिलकर क्या बना? एक वर्ब बना। चलिए, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए क्या है। कॉन्सेप्ट 4, इसके अंदर मैं अब आपको सबसे पहले, अभी जो मैंने टाइम और एक्शन आपके साथ डिस्कस किया, अब मैं एक्शन डिस्कस करने वाला हूं, यानी मैं वर्ब डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। अब ध्यान से देखिएगा। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं? वर्ब को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों को डिस्कस करेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं आपको 3 वर्ब अभी पढ़ा रहा हूं। सबसे पहली वर्ब है बी, और फिर है डू, और उसके बाद जो अगली वर्ब है मेरे पास वो क्या है? हैव। नाउ अंडरस्टैंड कि ये बी क्या है, डू क्या है और हैव क्या है। इनको कहते हैं हम क्या? इनका नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इनका नाम है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, बी जो वर्ब होती है बच्चों, कोई सी भी वर्ब, जैसे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो वर्ब होती हैं उनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक वर्ब और होती है जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। इसको कुछ लोग V4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कुछ लोग V4 भी कहते हैं। आप कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जो मुख्य रूप से जो वर्ब है ये है V1 ING। क्या है ये? V1 ING। ध्यान रखिएगा इस बात का। V4 आप बोलिए, लेकिन जो मुख्य मेनली जो उसको बना है, कैसे बना है? फर्स्ट फॉर्म में, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ING लगा दिया जाता है ना। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके भी 2 रूप होते हैं। एक होता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक दूसरा जिसमें एस या ईएस लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस। ध्यान रखें, एक होता है एस केवल फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा एस या ईएस ना। अब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं इनका क्या है। देखिए, सबसे पहले बी। ये जो बी वर्ब है ये क्या दर्शाता है बच्चों? ये दर्शाता है होना, किसी चीज का होना या किसी काम के होने को दर्शाता है। यानी ये दर्शाता है कि कोई काम हैपन का मतलब घटित हुआ। क्या हुआ? घटित हुआ कोई काम। और ये जो डू वर्ब है, डू, ये बताता है कि कोई काम करना। डू का मतलब क्या होता है? करना, कि आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे आई एम डूइंग MBA, मैं MBA कर रहा हूं। और ये जो हैव है, इसका मतलब होता है रखना। जैसे पोजेशन का मतलब अधिकार। क्या है?
पोजेशन मतलब अधिकार। अब ये जो वर्ब्स हैं इनकी ये फॉर्म्स होती हैं कुछ, जैसे बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज या एम और या फिर आर, और डू की फॉर्म्स क्या होती है, डू या फिर डज, और हैव की हैव और हैज ना। इस तरह से इनकी फॉर्म्स होती हैं। ध्यान रखो दो दो फॉर्म्स होती हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना बच्चों, उसकी मिनिमम दो फॉर्म्स होती हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। आपको मालूम है कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये होती है प्लूरल, और ये जब एस लग जाएगा तो ये क्या बनती है, ये बनती है सिंगुलर। जैसे यहां पर इज सिंगुलर है और एम और आर ये दोनों प्लूरल हैं। डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है ना। अब इनकी सेकंड फॉर्म भी होती है। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज एंड वर। डू की सेकंड फॉर्म डिड होता है और हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। ऐसे इनकी थर्ड फॉर्म भी होती है। बी की थर्ड फॉर्म बीन, डू की थर्ड फॉर्म डन और हैव की थर्ड फॉर्म हैड, और ये इनकी फोर्थ फॉर्म भी होती है। इनकी आईएनजी वाली फॉर्म भी होती है और वो है बीईआईएनजी, बीइंग एंड डूइंग, और ये कौन सा हो गया, हैविंग। सो इस तरह से इसकी प्रत्येक वर्ब का बच्चों इतनी सारी फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा कितनी होंगी, दो ना। ये जो हैव, डू और बी मैंने सबसे पहले लिखे, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बेस फॉर्म है। क्या है, बेस फॉर्म। प्रत्येक वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है। क्या होती है, बेस फॉर्म, और फिर उनके बाद उनकी अलग अलग फॉर्म्स बनाई जाती है। तो ये बी, डू और हैव बेस फॉर्म्स हैं। इनकी फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। ये जो सभी वर्ब्स हैं ये सब क्या है, ये एक्शन है। क्या ये एक्शन है, बात समझ में आ गई क्या ना। एक इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा मेरे पास इधर। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब्स जितना भी आप इस समय बोर्ड पर देख रहे हैं, मैं इन सभी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकता हूं। यानी मैं इनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से इनको मैं यूज कर सकता हूं। इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है बच्चों। ये सारी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी आ सकती हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चलिए देखिए क्या है ये जो हमने चार्ट बनाया है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे भी जाएंगे हम। ये जो मैंने आपको लिखा कि आईएनजी वाला जो वर्ब है, ये वाला, ये कंटीन्यूअस एक्शन को शो करता है। कौन से एक्शन को, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। मतलब जब कोई काम हो रहा हो, जब भी कोई काम हो रहा है तो आप उस समय इस फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का, ये वाली जो फॉर्म है इसका ध्यान रखिएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कौन सी फॉर्म आएगी यहां पर, टीचिंग। टीच का मतलब पढ़ाना, टीचिंग, रीडिंग, गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, ये सब इस फॉर्म में आएंगे कंटिन्यूअस एक्शन। यानी कंटिन्यूअस टेंस में आप कौन सी वर्ब लगाएंगे, ये वाली। नाउ अब आते हैं ये वाला, इसको पढ़ते हैं नंबर 3। यहां पर ये जो वर्ब है नंबर 3 में, ये जो वर्ब है नंबर 3, ये परफेक्ट एक्शन को शो करता है। किसको, परफेक्ट एक्शन। ऐसा एक्शन जो पूरा हो गया। जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वहां पर आप कौन सी वर्ब लगाओगे, आप वहां पर लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें। जब एक्शन पूरा हो जाता है, जैसे वो मूवी देख चुका है या देख लिया है तो एक्शन कंप्लीट है, तो कौन सा, ये वाला। और अगर एक्शन चल रहा है तो ये वाला। जैसे मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं, एक बुक पढ़ रहा हूं मैं, और अगर मैं बुक पढ़ रहा हूं तो है कंटिन्यूअस एक्शन, और मैंने बुक पढ़ लिया और बंद कर दिया उस बुक को, तो वो क्या है, परफेक्ट एक्शन। तो वहां पर कौन सा आएगा, ये वाला। चलिए ना अब आते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म पे। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वाली, मैं इसको यहां से इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वाला, ये हमेशा पास्ट टेंस को शो करेगा। कौन सा टाइम, पास्ट टेंस।
कौन सा टाइम शो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट टेंस में आती है। चलिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को समझ लेते हैं ना। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, ये शो किसको करता है? प्रेजेंट को शो करता है। किसको? प्रेजेंट को। मैंने आपको क्या बताया? टेंस केवल दो, प्रेजेंट और पास्ट। बात समझ में आई? टेंस केवल दो, प्रेजेंट और पास्ट। ये जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस है ये भी प्रेजेंट और पास्ट ना। ये सारे एक्शन, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, हैज, डू, डज, इज, एम, आर, ये किसको शो करेंगे? प्रेजेंट को ना। वॉज, वर, डिड, हैड, ये किसको शो करेंगे? ये किसको शो करेंगे? पास्ट टेंस को। और जो परफेक्ट एक्शन है ये थर्ड फॉर्म, परफेक्ट इन काम हो चुका है उसको, और कंटिन्यूअस किसको? जो चल रहा है उसको शो करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ये वाला चार्ट। अगर आपने अच्छे से समझ लिया आपको आगे टेंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये प्रेजेंट को शो करता है, ये पास्ट को शो करता है। फिर मैं आपको अभी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब दोनों और मेन वर्ब कैसे होते हैं हम इसको भी पढ़ेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन विल मूव अहेड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए जरा, अब देखिए ये अभी जो मैंने आपको सिखाया चार्ट, अब इसको मैं समझाता हूं कि वो सब ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से कैसे काम आती हैं। जरा देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, पहला सेंटेंस कि आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा टीचर हूं। और दूसरा सेंटेंस और लिखेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूं और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, यहां पर एम दिख गया, ये बी की फॉर्म है। क्या है? बी की फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर भी आपको एम दिख गया। अब मुझे जरा आप बताइए कि यहां फर्स्ट सेंटेंस में एम क्या है और सेकंड सेंटेंस में एम क्या है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब है? फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि इनमें से कौन सा है। कमेंट डालिए, कमेंट करके बताइए कि यहां पर एम क्या है और इसमें एम क्या है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या चीज है। ये जो एम है बच्चों, ये वाला और ये वाला, दोनों को ध्यान से देखो कि जो नीचे वाला एम है ये आपको इसके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी दिख रहा है, आपको सभी एम है और उसके बाद में क्या दिया हुआ है? आईएनजी। यानी ये क्या है बच्चों? ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। अब जरा इसको समझते हैं। यहां पर ये जो एम है, ये वाला एम, क्या इसके बाद आपको कोई मेन वर्ब दिखाई दे रही है? नहीं। तो ये खुद, ये स्वयं इस समय क्या है? ये खुद मेन वर्ब है। बात समझ में आ गया? अभी जो मैंने आपको बी, डू और हैव, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनके बारे में जो बताया, ध्यान रखिएगा, ये इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब दी गई हो, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब है तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर बी, डू या फिर हैव के बाद में नो मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये ये मेन वर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये मेन वर्ब। क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया क्या? मैं फिर से समझाता हूं आपको। देखो, अगर इनके बाद में कोई मेन वर्ब है, जैसे बी की फॉर्म है एम, तो आगे टीचिंग आईएनजी वाली वर्ब मेन वर्ब हो गई, तो ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्या इसके बाद में कोई मेन वर्ब दिख रहा है आपको? नहीं है मेन वर्ब, तो ये खुद क्या हुआ? ये खुद ही मेन वर्ब हो जाता है। तो ये जो बी, डू, हैव होती हैं, इनकी खूबसूरती होती है कि ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। क्लियर सबको ना? ये था आइडेंटिफिकेशन कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब। चलिए एक और सेंटेंस हम करते हैं। मैंने लिखा यहां पर कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। और दूसरा मैंने लिखा कि आई एम हैविंग लंच, और मैंने कहा कि मैं लंच कर रहा हूं।
यहां पे सॉरी दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव डन द वर्क। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। यहां पर आपको हैव दिख रहा है और यहां भी आपको क्या दिख रहा है, हैव। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये जो हैव है इसके बाद हमें क्या दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या है, डन। तो ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। और यहां पर है क्या, इसके बाद में कोई दूसरा वर्ब दिख रहा है हमें? नहीं, कोई वर्ब नहीं है। तो ये क्या हुआ, मेन वर्ब। तो ये जो हैव है, इज है, एम है, ये कभी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे और कभी मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। अब इसको आराम से आप लिख लीजिए और मैं आपको लिखवा भी नोट डाल लीजिए, एक बहुत प्यारा सा नोट्स बनाते रहो, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहो ताकि आपको भी समझ में आए और आप फ्यूचर में आप औरों को भी पढ़ा सको इसी तरह से, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, या कभी अगर आप टीचर बनो इंग्लिश के तो आप ऐसे ही किसी को पढ़ा सको। तो एक नोट डाल लीजिए, उसमें लिखिए कि बी, डू और हैव। क्या लिखेंगे, बी, डू और हैव या तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मेन वर्ब होते हैं एक वाक्य में। फिर लिखें, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब दी गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये स्वयं मेन वर्ब का काम करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हमारी चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई, शाबाश ना। हमने 4 कॉन्सेप्ट्स अभी हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। नाउ विल मूव अहेड, अब हम पढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट पर। तब तक आप इसको एक बार लिखिए, देन मैं ऐसे गया और ऐसे दोबारा आऊंगा, आराम से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, अब तक मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा हमने कि टाइम क्या होता है, 3 टाइप के टाइम होते हैं और टेंस 2, और उसके एक्शंस कितने होते हैं। सेकंड में हमने समझा उस टाइम और एक्शन को कि वो एक्चुअली में एक वर्ब होती है, शायद ये पहली बार ही पढ़ रहे होंगे आप। और फिर 4th कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया कि एक्चुअली में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, बी, डू और हैव, उनको हम कैसे यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और वो है कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब ये कॉन्सेप्ट 5 क्या है, जरा इस चीज को समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम, पढ़ाऊंगा इसमें क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, टाइम। अंडरस्टैंड द टाइम, समय को समझना कि टाइम क्या होता है बहुत जरूरी है। टेंस एक्चुअली में टाइम से रिलेटेड ही है। मैं आपको एक पिरामिड बना के दिखाता हूं और उससे मैं आपको इस टाइम को एक्सप्लेन करूंगा ना। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो टाइम होता है ये 2 प्रकार का टाइम होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कौन सा टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टाइम गाइस, one is point of time and another is duration of time। अब ये point of time क्या होता है बच्चों, एक ऐसा कोई सा भी समय बिंदु, point of time का मतलब समय बिंदु जिस पर कोई काम हो। जैसे 10 बजे ये क्लास शुरू हुई, 10 o'clock the class started। तो 10 o'clock क्या है हमारे लिए, 10 o'clock मेरे लिए एक, हमारे लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हुआ कि भाई क्लास चली 2 घंटे, कितने घंटे क्लास चली, या 1 घंटे क्लास चली, तो 1 आवर या 2 आवर क्या हुआ मेरे लिए, ये हो गया क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। या फिर हम कह रहे भाई 2 months, 2 महीनों तक क्लास चली, सर ने 2 महीने तक पढ़ाया हमको टेंस, तो ये ड्यूरेशन हो गया। या हमने 5 साल तक, 5 years तक हमने इंग्लिश को पढ़ा और अच्छे समझा, तो 5 years क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस पिरामिड से मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा कि ये जो है, ये वाला ऊपर वाला, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये एक्चुअली में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या ये ड्यूरेशन।
वो पॉइंट ऑफ टाइम और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब ये बीच वाला क्या है? ये जो बीच वाला है ये पॉइंट ऑफ टाइम भी है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। देखिए पिरामिड को देखिए आप, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो छोटे और बड़े दोनों मान लिए जाते हैं। वो पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी। जैसे देखिए मैंने यहां पे लिखा मंडे। मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम भी है, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम भी है और मंडे एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी है, दोनों है। जैसे मैंने लिखा मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा जैसे कोई भी डेट या कोई भी दिन हो, कोई डे हो या डेट हो, तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी होता है और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसमें बताना कि उसमें समझना कि उसमें कहां एरर है। जैसे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई प्लेड, मैं खेला, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला एट 10 o'clock, मैं 10 बजे क्रिकेट खेला ना। मुझे बताओ 10 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स 10 बजे मैंने क्रिकेट खेला। मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी थोड़ी सी देर कोई क्रिकेट कैसे खेल सकता है? 1 मिनट के लिए 10 और 10 बज के 1 मिनट, जैसे 10 बज के 1 मिनट होगा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम चेंज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो पॉइंट ऑफ टाइम कितनी देर रहा? केवल 1 मिनट। तो क्या वो उस 1 मिनट में क्रिकेट खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा ना। वो पॉइंट ऑफ टाइम में ये वाला एक्शन हो ही नहीं सकता। तो यहां पर ये प्लेड क्या है? गलत है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम यहां पर इस वर्ब को मैं लगा ही नहीं सकता क्योंकि जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आ सकता। ध्यान रखें, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि आप खेलोगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कुछ ड्यूरेशन में खेलोगे ना आप, 1-2 घंटे या 3 घंटे, या फिर बस 1 मिनट खेलो चले गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप ड्यूरेशन लगाओगे कुछ। तो यहां पर बच्चों 10 o'clock के साथ ये गलत है। चलिए अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई प्लेड, मैंने खेला क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट फॉर 2 hours, 2 घंटों तक, मैंने 2 घंटों तक क्रिकेट खेला। ये पॉसिबल है। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ नहीं। बात समझ में? ये एक्शन ही ऐसा है। आप टेंस की बात छोड़ दें तो आप सिर्फ एक्शन की बात करो कि ये एक ऐसा एक्शन है जो, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो केवल पॉइंट ऑफ टाइम में होते हैं और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो केवल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होते हैं। एक्शन पे डिपेंड करेगा सब कुछ। ध्यान दीजिएगा कि कुछ एक्शन ऐसे जो पॉइंट ऑफ टाइम में ही होते हैं और कुछ एक्शन ऐसे जो केवल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस और समझाता हूं। मैंने लिखा कि आई केम, मैं आया था, एट 10 o'clock, मैं 10 बजे आया था। मैं आया था एट 10 o'clock, 10 बजे। ये अब आने का काम जो है, आने का जो एक्शन है, क्या वो पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही 10 बजे मैं आ गया तो 10 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और मैं उस समय आ गया। यहां पर अब ये क्या है? सही है। ये जो केम वर्ब है ये पॉइंट ऑफ टाइम में आने वाली वर्ब है। कैसी वर्ब है? पॉइंट ऑफ टाइम में आने वाला एक्शन है। और ये जो प्लेड वर्ब है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आने वाला एक्शन है। तो एक्शन भी टाइम पे डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान रखें। टाइम और एक्शन, यही तो पढ़ रहे हैं हम ना। पूरे टेंस के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं? टाइम एंड एक्शन। समझिएगा, अब आज तक जो हम रटते आए थे, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, वो सब गलत है। आप सिर्फ इस चीज को समझिएगा कि टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन होना चाहिए। तो यहां पर
टाइम क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल सही है। एक और चीज देखिएगा, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। मैंने लिखा यहां पर कि आई केम, मैं आया, ऑन मंडे, मैं मंडे को आया ना। अब आने की क्रिया पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, तो मंडे को क्या मान लिया हमने, पॉइंट ऑफ टाइम मान लिया मंडे को, कि मंडे को मैं आया, तो मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब मैं इस वर्ब को मंडे के साथ लिख के बताता हूं, आई प्लेड, मैंने खेला क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला ऑन मंडे, मंडे को, मैंने मंडे को क्रिकेट खेला। अब देखिए जैसे ही मैंने वर्ब लगाई प्लेड, तो मंडे हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि मैं उस दिन पूरे दिन खेला हूंगा। बात समझ में आई, पूरे दिन खेला हूंगा मैं। जैसे ये सपोज कीजिए पूरा मंडे है, ये मंडे की मॉर्निंग और ये मंडे की इवनिंग, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग, या मैं कुछ घंटे खेला हूंगा। सपोज कीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे में 4 घंटे मंडे को खेला। तो मैंने बोले भाई मंडे को खेला था मैं, तो ड्यूरेशन बताया हमने। अब बात करते हैं, आई केम ऑन मंडे, मैं मंडे को आया। इसकी बात कर लेते हैं। मंडे सपोज कीजिए ये पूरा मंडे है और इसके किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आया, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आई केम ऑन मंडे। मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है और मंडे एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। बच्चों ध्यान रखें इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी, आपने 10 o'clock और इन सब को 2 आवर इन्हीं को पढ़ा होगा ड्यूरेशन, लेकिन आपने कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा, कभी नहीं बताया होगा, इवन यूट्यूब पे भी कभी किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि मंडे, मॉर्निंग और डेट ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर हो गया ये चीज कि टाइम कितने प्रकार के, 2 टाइप के, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी कितने प्रकार के, एक्शन भी 2, पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होने वाला, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होने वाला एक्शन। 2 टाइप के एक्शन हो गए और यहां पर समझ में आ गया आपको। मैंने चाहा कि मैं आपको एक्चुअली में टाइम, यही पूरा टेंस है, इसे ही क्या कहते हैं, यही टेंस है। अब तक जो पढ़ा था वो सब बेकार था, ता है, ती, रहा, चुका है, चुकी। ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीखनी है, ट्रांसलेशन से सीखोगे। जो आज तक आप ट्रांसलेशन से सीखते आए हो ना, तो क्या आप टेंस सीख पाए? नहीं आया, क्योंकि हमने गलत वे चुना, गलत तरीका चुना। चलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब 5 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। आज मेरी पूरी कोशिश यह है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल से हम टेंसेस को सीखेंगे यहां पर, और अभी तक बिल्कुल नई टेक्निक, बिल्कुल बेहतरीन टेक्निक से आपको यह सिखा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक इस चीज को मैं लेके जाऊंगा। डोंट वरी आप, ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस आप एंड तक इस क्लास को देखना, पूरी देखना, और देखेगा फिर आपका टेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट है अगला, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है, अंडरस्टैंड इट। इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, एक टेंस को हम पहचाने कैसे। अगर सेंटेंस में आता, बहुत ज्यादा समस्या होती है बच्चों के साथ ये कि वो टेंस नहीं पहचान पाते हैं, तो मेक श्योर कि अब मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं आप उनको याद रखो। देखिए टेंस पहचानने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ चीजें यहां पर लिख देता हूं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पहचानना है कि वहां पर प्रेजेंट टेंस है, तो आपको क्या देखना है, इस बात को समझिएगा। आपको देखना है वहां पर कि इज या फिर एम या फिर आर, या फिर वहां पर दिया हो डू या फिर दिया हो डज, या दिया हो उसने हैज और या दिया हो हैव। अगर इनमें से कोई एक है, समझ जाना प्रेजेंट का टेंस है वो। चलिए अब आते हैं पास्ट, ध्यान दीजिएगा।
अगर पास्ट टेंस पहचानना हो तो वहां पे देखिएगा कि क्या वहां पर वॉज है या वर है, या वहां पर डिड दिया गया है, और या वहां पर हैड है। अगर वॉज वर डिड हैड तो वो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस होगा। चलिए अब बढ़ते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर टेंस हम कैसे पहचानेंगे? अगर दिया है शैल या दिया है विल, शैल या विल दिया है तो समझ जाइएगा कि वहां पर कौन सा टेंस आने वाला है, फ्यूचर टेंस। इनको ध्यान रखें, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। मैं आपको टेंस पहचानना सिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर एक बात और, अगर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखे, क्या दिखे? आईएनजी, तो वो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखें। और अगर आपको वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो कौन सा टेंस होगा? वो होगा परफेक्ट टेंस। इन दोनों बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा, एक ये वाली बात और एक ये वाली बात, आप कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि आई हैव सीन, देख चुका हूं, दिस फिल्म, मैं ये फिल्म देख चुका हूं। ध्यान से देखिए, आई हैव सीन दिस फिल्म, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? आई, और हैव और सीन मेरे पास वर्ब है। ठीक है, सबसे पहले हैव को देखो क्या लिखा है, हैव, इसका मतलब हैव क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। चलिए सीन को देखते हैं। सी, सॉ और सीन, एक वर्ब होती है सी, जिसका मतलब होता है देखना। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ, और थर्ड फॉर्म सीन। तो मेरे पास यहां पर कौन सी फॉर्म है? ये मेरे पास थर्ड फॉर्म है। अब मुझे बताओ, हैव दिया है और साथ में थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव से पता चला कि ये प्रेजेंट है और सीन से पता चला कि ये परफेक्ट है, तो कौन सा टेंस हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव से पता चला कौन सा? प्रेजेंट है, और सीन से क्या पता चला? परफेक्ट है, तो कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर, समझ में आ गया सबको? शाबाश। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा मैंने कि शी हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रही है ना। ये मेरे पास वर्ब है हैज बीन स्लीपिंग। चलिए इसको पहचानो, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में डालो और बताइए कि ये यहां पर कौन सा टेंस है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जिसको नहीं मालूम है। जल्दी से सोचो कि यहां पर ये कौन सा टेंस हो सकता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए जरा, आप हैज देखा हमने तो हमने पता लगा लिया कि ये है प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट। और फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? बीन दिया हुआ है। बीन कौन सी वर्ब होती है? थर्ड फॉर्म ना। बीन कौन सी वर्ब होती है? थर्ड फॉर्म। इट मींस ये हो गया परफेक्ट। ध्यान रखो, मैंने आपको पढ़ाया था बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड वॉज वर, और थर्ड बीन। और जब थर्ड फॉर्म होगी तो कौन सा टेंस कहलाएगा? वो परफेक्ट। अगर हैज है तो प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट। अब आईएनजी को देख लेते हैं, तो कौन सा हुआ? कॉन्टिन्यूअस। कौन सी वर्ब हुई? कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी वाली तो कॉन्टिन्यूअस, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत इजी है पहचानना। हैज को देखा हमने, प्रेजेंट है। फिर बीन को देखा, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट। स्लीपिंग देखा, आईएनजी वाली वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। मैंने लिखा ही वॉज मेकिंग टी, वो चाय बना रहा था। सब्जेक्ट मेरे पास ही, और वॉज क्या है? वर्ब है। अब वॉज को देखिए कहां लिखा हुआ है? वॉज क्या हुआ? पास्ट। चलिए लिख देते हैं पास्ट। फिर मुझे बताइए, आईएनजी वाली वर्ब नजर आ रही है आपको? आईएनजी तो क्या होगा? कंटीन्यूअस। तो कौन सा टेंस हुआ? ये
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? आप हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, अगर ये दिए हों तो प्रेजेंट, वॉज, वर, डिड, हैड तो पास्ट, और शैल और विल दिए हैं फ्यूचर। फिर एक और चीज देखिएगा कि क्या वहां पर आईएनजी वर्ब है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, और अगर वो परफेक्ट थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर हो गया ये चीज आपको? हाउ टू आइडेंटिफाई ए टेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? आज की क्लास में आप टेंस हमेशा के लिए सीख जाओगे, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जाना नहीं। अब जरा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आज टेंस का पूरा काम तमाम लिखिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है। अब तक देखो कितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए मैंने? 6 कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। पूरे टेंस का टाइम और टेंस क्या होता है ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम बढ़ेंगे आगे और आगे की चीजें हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए देखिए हैं आगे क्या है, आगे पिटारे में क्या है। चलो बाबा आगे चलो, पिटारे में देखते हैं क्या आज बाबा के पिटारे में क्या है। लेट अस सी नाउ। मजा आ रहा है क्लास में नाउ? तो क्लास में आनंद आ रहा है आज तो सर बहुत झमाझम क्लास कर दी, बहुत शानदार आनंद आ गया। जाना नहीं, अभी तो मेन चीज शुरू हुई है। एक बहुत काम की चीज बताऊंगा अभी मैं, बहुत काम की चीज होगी। आप सोचोगे सर आज तो हमको क्या बता दिया आपने, गजब चीज बताने वाला हूं, देखना जरा। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंसेस को पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। अब चलिए पहला टेंस शुरू करते हैं अब पढ़ना। देखिएगा इस टेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं, सारी बातें पढ़ेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। नाउ देखिए प्रेजेंट है और इंडेफिनिट मतलब फैक्ट्स, जो मैंने शुरू में लिखवाया था, फैक्ट्स और परमानेंट और फिक्स्ड, इनकी बातें करेगा। और टेंस का मतलब वर्ब तो आनी है, तो यहां पर टेंस का मतलब क्या होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाए तो ये मेन वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले मैं इनके आपको यूसेज बताने वाला हूं। यूसेज का मतलब क्या होता है कि इस टेंस का प्रयोग हम कहां करते हैं, मतलब कब यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसके, किस सेंटेंस में कब आता है। सबसे बड़ी यही तो परेशानी होती है प्रत्येक बच्चे की कि सर हमें यही नहीं पता होता कि टेंस को हम यूज कैसे करें, कब करें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सबके सब। पहला प्रयोग इसका क्या है, इसका पहला प्रयोग है बच्चों प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब कहावतें। कहावतें और मुहावरों में इस टेंस का हम यूज करते हैं। नंबर टू, कोई भी चीज हैबिचुअल है, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, यानी आप आदत जो हो चुकी है ऐसे काम की जिसकी आपको आदत हो गई है, जैसे मंदिर जाना इसकी आपको आदत हो गई है, सुबह एक फिक्स टाइम पे उठ जाना ये की आदत हो चुकी है। या फिर हम कहें रूटीन, क्या हो चुकी है, रूटीन, कुछ ऐसा रूटीन भी होता है। जैसे कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो हम करना नहीं चाहते करना। जैसे मैं बोलूं कि क्या आप कॉलेज या स्कूल रोज जाना चाहते हो? नहीं, कौन जाना चाहे। तो कॉलेज स्कूल जाना एक रूटीन है। कोचिंग जाना चाहते हो? नहीं, वो एक रूटीन है, हम चाहते नहीं, एक रूटीन बन गया कि जाना तो है ही। तो नंबर 4 इस पे आते हैं, ये होता है परमानेंट। बच्चों ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज जो परमानेंट है या वो फिक्स्ड है तो वहां पर कौन सा टेंस लगाएंगे, हम लगाएंगे वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 5 लिखते रहो, साथ साथ नोट बनाते रहो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा ताकि आप फ्यूचर में भी काम आए आपके। परमानेंट और
फिक्स्ड। चलिए अब आगे आते हैं और इसमें पढ़ते हैं आगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बच्चों, समझाता हूं। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जो सच है, मतलब गलत नहीं। जैसे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और सूरज पश्चिम में छिपता है और पूर्व में उगता है। तो इस सार्वभौमिक सत्य इसके अंदर आएंगे। चलिए अब क्या है ना, इसके अंदर अब आता है साइंटिफिक फैक्ट। क्या है? साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। जैसे 100 डिग्री पर पानी उबलता है और 0 डिग्री पर जम जाता है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट। नंबर 7, मैच कमेंट्री। क्या होती है? मैच कमेंट्री किस में आएगा? इसमें। नंबर 8, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। क्लियर सबको? चलिए, ये सारे यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इनके ऊपर मैं आपको ये पूरा टेंस पढ़ाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बता रहा हूं? स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा? स्ट्रक्चर बताऊंगा। चलिए देखिएगा, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, कि अगर कोई भी सेंटेंस इस टेंस में बनाया जाएगा तो उसका क्या ढांचा होगा, कैसे बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ा रहा हूं अफर्मेटिव। क्या पढ़ा रहा हूं? अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं इसको। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उस फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में यहां पर क्या होगा मैं आपको बता दूं। अदर वर्ड्स में या तो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, वर्ब के बाद अदर वर्ड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। या यहां पर क्या होगा? कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। और या यहां पर क्या होगी? एडवर्ब होगी। वर्ब के बाद अदर वर्ड्स में या तो आता है क्या? ऑब्जेक्ट आता है, और या आता है क्या? या कॉम्प्लीमेंट आता है, या फिर एडवर्ब आती है। चलिए सेंटेंस देखो, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है सकारात्मक वाक्य। क्या? सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम होता है, हम कहते हैं हां मैं ये काम करता हूं, मना नहीं करते, इसमें मना नहीं करते। चलिए समझते हैं। मैंने बोला मैं एक सेंटेंस लिख के आपको समझाता हूं। जैसे किसी कहावत का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि अभ्यास एक व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। इसका समझते इंग्लिश। अभ्यास को बोलेंगे प्रैक्टिस, फिर उसके ये हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक व्यक्ति को क्या बना देती है? परफेक्ट। यहां पर देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या यहां पर कहावत, जितनी भी कहावत मुहावरे होंगे वो सब कौन से टेंस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अब एक और लेते हैं। जैसे मैं कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करता हूं, जैसे मैं कहूं कि मैं मॉर्निंग में चाय पीता हूं। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अब ये एक मेरा क्या है बच्चों? ये एक मेरा हैबिचुअल एक्शन है, आदत हो गई चाय पीने की मुझे। जैसे ही मॉर्निंग हुई मैं उठा तो चाय चाहिए मुझे, इसका मतलब एक हैबिट हो गई, हैबिचुअल एक्शन है। क्या आपको आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में चाय पीता हूं, क्या किसी एक मॉर्निंग की बात हो रही है? या ये मॉर्निंग कोई सी भी हो सकती है, या ये रोज वाली मॉर्निंग हो सकती है?
भाई कोई सी भी मॉर्निंग हो सकती है और रोज वाली मॉर्निंग भी हो सकती है। एक हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है इसमें, इन द मॉर्निंग। टेक क्या है यहां पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। अब लेते हैं हम कोई रूटीन का। रूटीन का देखिए, मैंने लिखा रामू, रामू गोज टू स्कूल डेली। रामू रोजाना स्कूल जाता है। यहां पर रामू सब्जेक्ट हो गया, गो क्या होगी वर्ब, जिसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें क्या लग रहा है, एस या ईएस। ऐसी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगे कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट डेफिनेट। रामू रोज जाता है, क्या है उसका, रूटीन है। क्या है ये, इट इज अ रूटीन। एक रूटीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इनमें से कोई सा भी पॉइंट कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, डू डज। लेकिन ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर केवल मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म। केवल क्या आती है, मेन वर्ब। यहां हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया ना। अब चाहता हूं मैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और ताकि हम और आगे बढ़ें और इन चीजों को समझें हम। अफर्मेटिव के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाऊंगा, नेगेटिव। चलिए नाउ आज ये महा क्लास होने वाली है। किसकी, टेंस की। टेंस की महा क्लास होने वाली है, जिसमें आप इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में पढ़ेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। देखिए जरा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। कि जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा सेंटेंस के अंदर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा उसका। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में डू या फिर डज लगा देना, और साथ में क्या लगा देना, नॉट, और फिर लगा देना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब आती है। चलिए इस पर भी सेंटेंस कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे आम पसंद नहीं है, मुझे मैंगोज पसंद नहीं है, तो मैंने लिखा आई। अब आई के साथ डू आता है या डज, आई डज या डू। नॉट लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद नहीं है। एक और चीज बता दूं बच्चों, पसंद और नापसंद ध्यान रखिएगा। लाइक एंड डिसलाइक, जब भी आप अपनी पसंद और नापसंद की बात करोगे, पसंद और नापसंद की, कौन सा टेंस लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आई डू या डज में से कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, बताओ। बच्चे बताइए, आई में के साथ डू या फिर डज कौन सा आएगा। यहां पर डज नहीं आता, क्या आता है, डू। वेरी गुड। आई डू नॉट, ये इन नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट, फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर कमल, कमल, कमल रोज मंदिर नहीं जाता है। इस सेंटेंस को बनाते हैं कमल, कमल, कमल डज नॉट गो टू टेम्पल, टेम्पल एवरी डे। कमल एवरी डे टेम्पल नहीं जाता। कमल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डज, और फिर क्या लगाया प्यारे बच्चे, नॉट लगाया, और गो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जो लाइक और गो वर्ब आई है हेल्पिंग वर्ब के बाद, इनमें अगर ये ऐसे लिखे होते, लाइक्स लिखा होता, क्या लिखा होता, लाइक्स, कि आई डू नॉट लाइक्स, तो गलत होता। अगर यहां पे कमल के साथ लिखा होता, क्या यहां लिखा होता गोज, तो ये भी गलत होता। ध्यान रखो, जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। उसमें एस या ईएस को नहीं जोड़ते। आपको यह मालूम होगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है प्लूरल। क्या होती है, प्लूरल। और ये क्या होती है, सिंगुलर। क्या होती है, सिंगुलर। ना हालांकि कमल सिंगुलर है मेरे पास, लेकिन इसमें गोज में ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि उसका रीजन है,
डज लग गई ना पहले, ऑलरेडी डज सिंगुलर वर्ब लग चुकी है, तो मैं इसमें दोबारा गोज ईएस नहीं लगाऊंगा। क्लियर? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे एक छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस क्लियर, सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्लियर ना? अब पढ़ेंगे नेगेटिव के बाद क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे अब? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये पहले आप समझ लें अच्छे से, और फिर उसके बाद में मैं आपको सेंटेंस करवाऊंगा। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंट्रोगेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, किसी से पूछना, सवाल करना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हुए? सवाल करने वाले। मैंने कहा आपका नाम क्या है, आप कहां रहते हो, कहां से आते हो, कैसे पढ़ते हो, ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों इंग्लिश में, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किसको कहते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस किसको कहते हैं? समझिए। क्लोज एंडेड, जैसे मैंने आपसे कुछ भी पूछा और उसका जवाब आपने यस या नो में दिया। किस में दिया? यस या नो में आंसर दिया। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे यस। नहीं, गलत। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, तो यस या नो में जवाब नहीं दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको इंग्लिश आती है, तो आप बोलोगे यस, अब आती है, अब तो हम पंकज सर से पढ़ रहे हैं, अब तो आती है हमको। क्या आपको इंग्लिश आती है? यस। क्या आप समय पर आते हो? नहीं। तो यस या नो में जो जवाब दे वो क्या है? क्लोज एंडेड। अच्छा, ओपन एंडेड क्या होता है? जिसमें लॉन्ग आंसर्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग आंसर्स, बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उनको कहते हैं ओपन। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कहां रहते हो, तो आप इसका एक लॉन्ग आंसर दो, यस नो में नहीं। आप बोलोगे कि मैं फलाना रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, कानपुर में रहता हूं, मैं रहता हूं चेन्नई में। तो यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं यस और नो में। ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनाए। सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। ध्यान रखिए ना, एक चीज बता, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में? डू या फिर डज? कौन सी आएगी? या तो डू या फिर डज। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी डू या फिर डज, और यहां भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? सेम, डू या डज। समझ आ गया? अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका अर्थ होता है क्या? क्या होता है क्या? ये ध्यान रखिएगा, यहां पर इसका मतलब वॉट नहीं है, वॉट नहीं है यहां पर इसका अर्थ, WHAT वॉट, उसका भी अर्थ क्या होता है, लेकिन यहां पर डू डज का ही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? अब WH वर्ड यहां पर है, यहां पे जो भी WH वर्ड होगा उसका मीनिंग आएगा। जैसे व्हेन, कब, वेयर, कहां, वाई, क्यों, वेयर, हाउ, कैसे, इनका मीनिंग आएगा। इनको भी हम पढ़ते हैं। अभी मैंने एक स्ट्रक्चर लिखवाया है, फिर मैं आपको ये भी मैं अब मिटा रहा हूं ताकि मुझे लिखने के लिए ज्यादा समय, ज्यादा बोर्ड मिल जाए। देखिए, अब इन पे जरा हम दोनों पे हम सेंटेंस करेंगे। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर पहला सेंटेंस हमने लिखा, इसमें लिखा, जैसे मैं बोलूं हिंदी कि क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? आपका जवाब होगा यस या फिर नो। तो ये होगा कौन सा?
क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा डू यू। यू के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? डू लगा। ध्यान रखिएगा, यू प्लूरल होता है, उसके साथ डज नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, क्या आएगा उसके साथ? डू। यू के साथ ये सेकंड पर्सन है, क्या है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। तो डू यू, क्या तुम जानते हो मुझे? अब वर्ब लिखेंगे, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मी, क्या तो, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना बच्चों। पीछे एंड में क्या जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना 100% याद करके। तो यहां पर होगा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब जरा एक और सेंटेंस, मैंने कहा तुम क्या जानते हो, फिर आप यस और नो में जवाब नहीं दोगे, तुम क्या जानते हो। क्या यस और नो में जवाब आएगा इसका? नहीं। तुम क्या जानते हो, लॉन्ग आंसर दोगे, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। तो तुम क्या जानते हो, यहां पर अब आएगा व्हाट। देखिए सुनिए मेरी बात, यहां पर जो डू है इसका अर्थ क्या है? क्या, और यहां पे व्हाट है इसका अर्थ क्या है? क्या। दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। बात समझ में आ गई क्या? तुम क्या जानते हो। तो यहां पर यस और नो में नहीं, आप एक लॉन्ग आंसर देंगे। तो WH वर्ड से भी बनाया जाता है और हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। एक और देखिए, मैंने कहा तुम वो क्यों नहीं पढ़ता है, वो क्यों नहीं पढ़ता है या पढ़ती है। तो वाई, क्यों, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब पढ़ता है या पढ़ती है, दोनों सिंगुलर। एक लड़का लड़की की बात हो रही है तो दोनों सिंगुलर। सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा? वाई डज, सॉरी ये मैंने नेगेटिव बोल दिया। वो क्यों पढ़ती है रात को, तो वाई डज शी स्टडी एट नाइट। ओके, कुछ बच्चे इसमें रीड तो नहीं सोच रहे ना। अरे कुछ बच्चों को ये तो नहीं लग रहा कि यहां पे रीड आएगा, है रीड नहीं आएगा, यहां पे स्टडी आने वाला है। रीड और स्टडी में डिफरेंस समझ लो, रीड और स्टडी में आप डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। रीड का मतलब किसी लिखी हुई चीज को पढ़ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको आप रीड करो, क्या लिखा है? रीड करो, इसे क्या करो? रीड करो। तो अब आप इसको रीड करोगे, टाइम एंड टेंस। लेकिन मैं करूं कि अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप रीड कर रहे हो, स्टडी, अभी आप अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। स्टडी का मतलब अध्ययन करना, और रीड किसी लिखी हुई चीज को पढ़ना। तो वाई डज शी स्टडी एट नाइट, वो रात को अध्ययन क्यों करती है, रात को क्यों पढ़ती है, दिन में क्यों नहीं पढ़ती। तो यहां पर दो तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। एक चीज ध्यान रखो कि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब, दोनों ही केस में हेल्पिंग वर्ब कहां है? सब्जेक्ट से पहले। चाहे वो ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, हेल्पिंग वर्ब कहां आ रही है? सब्जेक्ट से पहले। अब लेकिन फर्क इतना होता है कि WH वर्ड वाले में हम WH वर्ड और लगा देते हैं उसके आगे, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी हेल्पिंग वर्ब कहां आती है? हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और इसका स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं। चलिए अगला स्ट्रक्चर क्या है देखिए जरा। अगला स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। ध्यान रखिएगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे मैं नेगेटिव सेंटेंस के रूप में भी लिख सकता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो मैं उसे एक नेगेटिव सेंटेंस के रूप में भी लिख सकता हूं। चलो देखो कैसे करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा उसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद नॉट को लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद लिखोगे मेन वर्ब को, और बाद में आएगा अदर वर्ड। समझ में आ गया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट। वैसे नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? नॉट लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने यहां पे N, T लगाया। क्या फर्क होता है इन दोनों में? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताता हूं। ये फुल फॉर्म है नॉट की, NOT नॉट की फुल फॉर्म, और ये N, T नॉट की शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप। तो N और शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले। कहां पर? सब्जेक्ट से पहले। अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिखूंगा तो कहां लिखूंगा? सब्जेक्ट के बाद में लिखूंगा। ध्यान रखना इस बात का कि अगर फुल फॉर्म में आएगा तो सब्जेक्ट के बाद, शॉर्ट फॉर्म में तो सब्जेक्ट से पहले आएगा। देखो जरा सेंटेंस में आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो,
क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू, और इसमें लगा देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो डू और नॉट शॉर्ट फॉर्म, तो क्या हो गया? डोंट, क्या हो गया? डोंट। डोंट यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं जानते हो? चलिए अब नॉट को पीछे भी ले जा सकते हैं कि डू यू नॉट, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में लिख दिया डू यू नॉट नो इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है? दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है। क्या है बच्चों? दोनों का मीनिंग सेम है। डोंट यू नो इंग्लिश और डू यू नॉट नो इंग्लिश, कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर, ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर मैं अब आपको यहां पर इसी में ही अगर WH वर्ड हो, क्या हो? WH वर्ड, जैसे देखिए अगर यहां WH वर्ड होता तो कैसे बनाते? तब हम ऐसे बनाते कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में N, T, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स, या फिर WH वर्ड और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। यानी यहां भी बिल्कुल सेम है, दोनों में फर्क क्या है? WH वर्ड का। जैसे मैंने कहा तुम क्या नहीं जानते हो, तो इसमें आएगा व्हाट डोंट यू नो, तुम क्या नहीं जानते हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि व्हाट डू यू नॉट नो मी, सॉरी, व्हाट डू यू नॉट नो, तुम क्या नहीं जानते हो। यहां पे चाहे कैसा भी हो, WH वर्ड वाला हो, यहां पे हो, अगर शॉर्ट में लिखा है तो सब्जेक्ट से पहले, फुल फॉर्म में लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्यों बनाते हैं समझिएगा। जब किसी से हमें हां निकलवाना हो, हम बोलें कि जैसे किसी व्यक्ति से अपन को हां निकलवानी है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमें पता है भाई किसी की जेब में पैसे हैं, तो हम उससे पूछते हैं क्या तेरी जेब में पैसे नहीं है? क्या तेरी जेब में पैसे नहीं है? इसका मतलब हमें पता होता है कि उसकी जेब में पैसा है, बस उससे हां निकलवाना चाहते हैं। तब हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाते हैं, यानी प्रश्न भी कर रहे हैं और उसको नेगेटिव भी। ऐसे केस में हमें मालूम होता है कि सामने वाला हां में जवाब देगा। किसमें? हां में। जैसे देखिए डोंट यू नो इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? तो आप लोग हाँ आती है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको इंग्लिश आती है, इसमें पूछ रहा हूं, आपसे उगलवाना चाह रहा हूं मैं। यहां पे मैंने बोला व्हाट डोंट यू नो, तुम क्या नहीं जानते हो, इसका मतलब मुझे ये पता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, आपसे बस पूछ रहा हूं कि तुम क्या नहीं जानते हो ना। तो यहां पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट कैसे लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा इसमें बहुत गजब वाली बच्चों। ठीक है, देखो आज की क्लास झमाझम होने वाली है। ठीक है, गजब चल रही है सर, बहुत मजा आ गया आज की क्लास में। आप सोच रहे होंगे ना, ठीक है, मैं बस इतना मैं चाहता हूं कि हर चीज आप कॉन्सेप्चुअली सीखें, कॉन्सेप्ट से उनको आप समझें, रटे नहीं किसी भी चीज को। चलिए अगला है अफर्मेटिव सेंटेंस में फिर से पढ़ा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कैसे करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब आती है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अपन डू या डज भी लगा सकते हैं और बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा अदर वर्ड्स। ये कब करते हैं, ऐसा कब करते हैं कि सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। ऐसा कब होता है समझिएगा, ऐसा तब होता है जब क्रिया का मतलब एक्शन, क्रिया का मतलब एक्शन पर जोर देना हो। जब क्रिया यानी एक्शन पर हमको जोर देना हो तब हम डू या डज लगाते हैं। कहां पर? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के अंदर। जैसे देखिए मैंने लिखा कि वो यहां, ही डज कम हियर डेली ना। देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस में ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, नकार, इसमें मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वह रोज आने की बात कर रहे हैं।
सब्जेक्ट के बाद डज हेल्पिंग वर्ब है और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डज लगाया अफर्मेटिव में, क्यों लगाया? क्रिया पर जोर दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ही डज कम, वो यहां आता तो है, वो यहां, इसका मतलब है कि वो यहां आता तो है रोजाना। बात समझे? वो यहां आता तो है रोजाना, तो ये आने पर जोर दे रहे हैं। किस पर? आने पर। आता तो है। अगर यहां पर मैं ये डज नहीं लगाऊं तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही कम्स हियर डेली। अगर मैं डज हटा दूं तो कम में फिर क्या लग जाएगा? एस बताया था कि जब डज लग जाएगा तो फिर वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाएंगे, लेकिन डज हट जाएगा तो वर्ब में ऐसे एस लगेगा। तो ही कम्स हियर डेली क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो यहां रोज आता है, वो यहां रोजाना आता है। सेंटेंस को समझिएगा, वो यहां आता तो है रोजाना, क्रिया पर, आने पर जोर दे रहे हैं, आता तो है। और यहां कह रहे हैं आता है, बस यहां कह रहे हैं आता है, यहां आता तो है। क्रिया पर जब जोर देते हैं आता तो है, जैसे मैं कहूं कि वो खाना खाती तो है पर मोटी नहीं होती, वो कहता हूं कि वो एक्सरसाइज करता तो है पर पतला नहीं होता, वो अंग्रेजी रोज पढ़ता तो है, समझ नहीं आती, वो वोकैबुलरी याद तो करता है, रट तो होता है, लेकिन याद नहीं होती ना। इसलिए ध्यान रखो कि क्रिया पर जोर देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका? डू डज का। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। बात समझ में आ गई ना? ये चीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा इस चीज को ना। अब की क्लास जो मेरी आज की थी, इसमें मैंने आपको टेंस का संपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाया। टेंस क्या होता है, कैसे होता है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है हमारा। कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, जिसको मैं इसके आगे के जितने भी और कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या एरर्स आती हैं एग्जाम में, कैसे कैसे पूछा जाएगा, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्लास आने वाली बहुत शानदार, कल आने वाली है एक और क्लास, बहुत गजब क्लास रहने वाली है। सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे, एक भी टेंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और आप बस ये वादा कीजिए कि जितनी भी क्लासेस देखो आप रेगुलर रहो, कंप्लीट क्लासेस देखो, नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे, और फिर देखिए एग्जाम में कैसे क्या मजा आता है। अब की बार इंग्लिश पार है। चलिए इसी नोट के साथ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।